हाय स्टूडेंट, विद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है इसके पहले जो बेसिक चीज़ें थी उसको आपने समझ लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत वाहक बल या फिर जिसको सेल विभव कहते हैं, ये क्या होता है और जो विद्युत रासायनिक सेल रहता है उसमें हम विद्युत वाहक बल कैसे कैलकुलेट करते हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं वो हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो विद्युत वाहक बल की यदि मैं बात करूँ, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF से भी दर्शाते हैं या फिर जिसको सेल विभव अर्थात सेल पोटेंशियल भी कहा जाता है, इसको हम EMF से भी दर्शा सकते हैं। तो आपको नोटेशन अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग देख सकते हैं। ये EMF और इसको कहा या फिर बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल का अर्थ होता है कि जब हम इस तरीके से विद्युत रासायनिक सेल को सेट कर रहे थे, बना रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जो विद्युत रासायनिक सेल जिसके अंतर्गत हमने एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया था, और भी हम जानते हैं कि ढेर सारे विद्युत रासायनिक सेल हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में मुख्य रूप से डेनियल सेल है, इसलिए हम डेनियल सेल का ही हर जगह मैक्सिमम एग्जाम्पल लिया करेंगे। तो ये वाला जो अपना इलेक्ट्रोड था इसको हम बोलते थे जिंक इलेक्ट्रोड, और ये किस में डूबा हुआ था? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, अर्थात खुद के विद्युत अवघट में, जिसकी सांद्रता कितनी थी? 1 मोल थी। इसी तरीके से यदि मैं कॉपर का लूँ इधर, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड था और ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ था, जिसकी सांद्रता कितनी थी? 1 मोल थी। अब हमने क्या किया, इसके बाद ये जो हमारा सर्किट है इसको हम इस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर, जिससे हमको वोल्ट पता चले कि कितना करंट फ्लो होने वाला है। और यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से इस सर्किट को अर्थात इस परिपथ को इससे जोड़ रखा है। अब देखिए, इसको हम जब यहाँ से जोड़ रहे हैं तो इसके पहले यदि चाहें तो हम इस तरीके से कोई बटन लगा सकते हैं। इसको कहा जाता है कुंजी या की या फिर बटन फिजिक्स की भाषा में। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसके पहले हमने नहीं लगाया हुआ था क्योंकि हमको उसका ज़रूरत महसूस नहीं होता था, तो अपनी इच्छा के हिसाब से आप बटन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी। मैं इस बटन को भी ओपन कर रखा हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब इसको मैंने ओपन कर दिया है तो अब अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या है, यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन जिस ओर फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा में इधर से बिजली अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो ये जो बटन मैंने खोल रखा है, तो जब हम खोल दिए रहते हैं बटन को, अर्थात एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, बटन बंद है, ये है इसका अर्थ। ठीक है, बंद। और ये जब इसको टच करेगा इसका अर्थ है कि धारा प्रवाह है, अर्थात बटन चालू है। ठीक है, तो जब बटन बंद रहता है अर्थात बिजली का बटन बंद है, बिजली का बटन अर्थात इस जो अपना विद्युत रासायनिक सेल है इसमें जब स्विच बंद रहे, उस स्थिति में यहाँ का अर्थात ये वाला कौन सा पोर्शन था अपना? ऑक्सीकरण अर्ध सेल, हाफ सेल बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और इस साइड वाला कौन सा था? ये था अपना अपचयन अर्थात रिडक्शन अर्ध सेल। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात इसमें ऋण आयन की संख्या अधिक और यहाँ अंदर में धन आयन की संख्या अधिक, यहाँ पे यहाँ धन आयन की संख्या अधिक और यहाँ पे ऋण आयन की संख्या अधिक, ये वाला चीज़ जो कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम कारण पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं कारण नहीं बताऊँगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो विभव में अंतर हो जाता है, अर्थात ऑक्सीकरण वाले पार्ट में और अपचयन वाले पार्ट में, जब ये परिपथ क्या होते हैं? खुले रहते हैं। खुले रहते हैं का अर्थ है कि हमारा जो बटन है वो बंद है, ये है इसका अर्थ। खुले रहते हैं अर्थात यहाँ से ये फ्लो नहीं हो रहा है। इस स्थिति में जो हमको विभव प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर कितना विभव है और यहाँ पे कितना विभव, अर्थात यहाँ अकेले में कितना करंट मिल रहा है और यहाँ अकेले में कितना करंट मिल रहा है, उसके अंतर को हम बोल रहे हैं विद्युत वाहक बल या सेल विभव। सेल विभव मतलब विद्युत रासायनिक सेल का विभव, या विद्युत वाहक बल अर्थात विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, इसलिए इस लाइन पे लिखा कि सेल परिपथ में कोई धारा ना बहे। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, अर्थात स्विच है, स्विच अर्थात बटन क्या रहे? बंद रहे। स्विच बंद रहेगा तभी क्या होगा? विद्युत धारा नहीं बहेगा। इस स्थिति में जो हमको यहाँ पे विभव मिलेगा और वहाँ पे विभव, विभव का अर्थ हम कुल मिला के करंट है, वोल्ट है। ठीक है, तो उसको हम विभव बोल रहे हैं। तो उसी यहाँ पे कितना विभव हुआ और यहाँ पे कितना विभव उत्पन्न हुआ, जब ये एक दूसरे से जुड़े नहीं थे वायर, तो उस समय जो विभव था उसका अंतर को कहा जाता है विद्युत वाहक बल या सेल विभव। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। यदि इसके यूनिट की बात करूँ, इकाई की, तो इसका इकाई होता है वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है कंडीशन को। ठीक, डेफिनेशन एकदम सरल है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, यहाँ को बोलते थे एनोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीकरण होता था और ये सब ऋण आवेश वाले होते थे इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये वाले इधर वाले क्या होते थे? ये सब धन आवेश होते थे। यहाँ पे चूंकि कॉपर जाके चिपक जाता था, जिसको हम पढ़ चुके पिछले लेक्चर में। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते थे कैथोड
इलेक्ट्रोड और ये वाले पोर्शन को हम बोलते थे एनोड वाले इलेक्ट्रोड। तो इनके विभव का अंतर अर्थात दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही डेफिनेशन रहता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अंतर यह हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते हैं हम लोग अर्थात विभवांतर, तो ये जो धारा रहता है वो बहते रहता है, अर्थात जो स्विच रहता है वो हमारा चालू रहता है, वो कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे स्विच को हम बंद करके दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब स्विच बंद रहेगा तो इनका अकेले का हमको नहीं पता चलेगा कभी भी। इसको क्या है पता करने के लिए जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उसके द्वारा प्रत्येक जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक या फिर कॉपर या फिर कोई भी इलेक्ट्रोड, उनका विभव पता किया जाता है अर्थात पोटेंशियल कि उनके बीच में कितना करंट उत्पन्न होने वाला है। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको सी बोलते हैं, SHE, उसका जो विभव है वो 0 माना जाता है। और उसी के साथ तुलना करके कोई भी जो अपना इलेक्ट्रोड रहता है किसी भी धातु का, उसका हम विभव पता करते हैं। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ ये है कि जब ये बंद है अर्थात ये वाला जो सर्किट है हमारा खुला है, इसका अर्थ यही है कि बिजली का प्रवाह बंद है, ठीक है, धारा ना बहे। तो उस स्थिति में इनका विभव हमको कभी पता नहीं चलेगा। ये विभव हमको पहले से ऑथेंटिक पता है, इस वजह से हम इनके डेफिनेशन बना रहे हैं। मतलब ये स्थिति कब बनेगा? जब हम हाइड्रोजन से इनका कंपेयर करेंगे, तब हमको विभव निकालना समझ में आएगा कि कैसे विभव निकालते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ विद्युत वाहक बल क्या है ये समझ रहे हैं, ठीक। तो जब ये स्विच खुला रहेगा अर्थात ओपन रहेगा और विद्युत धारा ना बहे, तो उस स्थिति में जो दोनों के बीच में डिफरेंस है अर्थात ये एनोड और इस कैथोड के बीच में, उसको हम बोल रहे हैं विद्युत वाहक बल या सेल विभव। अब यदि मैं सेल की बात करूं या फिर EMF भी बोल सकते हैं, तो ऐसा भी आपको मिल सकता है विद्युत वाहक बल, या फिर यहीं पे मिल सकता है ई सेल। ऐसे ई सेल का अर्थ है, यहाँ पे ई का अर्थ ये विद्युत वाहक बल या सेल विभव। विभव को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये याद रखिए, ठीक है। सेल का विभव ये हम पता करते हैं ई ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन में बोल सकता हूँ, ठीक है, प्लस ई रिडक्शन। रिडक्शन अर्थात होता है अपचयन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता था, इसलिए ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता था, इस जगह पे रिडक्शन होता था अर्थात अपचयन होता था, इसलिए मैं इसको रिडक्शन। तो इसी का शुरू का रेड और इसका ऑक्सीडेशन का ऑक्सी, तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, इस तरीके से हम विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ई ऑक्सीडेशन को और मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ऑक्सीडेशन, और किस में होता था, एनोड पे होता है, इसलिए एनोड। और उसी तरीके से जो रिडक्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ई रिडक्शन किस में होता था, कैथोड पे, मतलब अपचयन किस में होता है, कैथोड पे, इसलिए कैथोड लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया। तो इन सेलों का सामान्य विभव था अर्थात ऑक्सीकरण के लिए मैंने ऑक्सीकरण वाले पोर्शन को जोड़ दिया, अपचयन वाले के लिए अपचयन वाले पोर्शन को जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम सेल का विभव पता कर सकते हैं। यदि ऑक्सीकरण को लें हम किसी सेल का तब, और ये रिडक्शन को लें तब। लेकिन जो IUPAC अपनी संस्था है, IUPAC, ये कहता है कि हमेशा सेल विभव या EMF, सेल विभव में अपचयन विभव को ही लेना है। अपचयन विभव अर्थात क्या बोल सकता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको RP बोल सकता हूँ ना, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण को क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीकरण विभव को OP बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेल विभव में अपचयन विभव को लिखना है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखें, अर्थात जो भी हम जितने डाटा पढ़ने वाले हैं उस सब में अपचयन विभव रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में आपको ऑक्सीकरण विभव दिया रहेगा, जिसमें प्रैक्टिस करा के आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखें, हम अपचयन विभव का ही मान लिखेंगे हर बार। अब देखिए यहाँ पे ये तो ऑक्सीकरण वाला है और ये क्या है, ये अपचयन। तो यहाँ पे हमको संशोधन का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे संशोधन का जरूरत पड़ेगा। अब कैसे संशोधन का जरूरत पड़ेगा ये समझिए। देखिए हमारा जो ऑक्सीकरण होता है उसको मैं यदि अपचयन के फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रिडक्शन अर्थात अपचयन किसमें, एनोड पे, ठीक। मैं देखिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों में होता है, चाहे एनोड में रहे कि कैथोड में, वो डिपेंड करता है कि कैसा मेटल है अपने पास, ठीक। कहने का अर्थ ये है कि जैसे जिंक का मैं लूँ Zn+2 से यदि मैं Zn बनाऊँ इस तरीके से, तो इसका जो विभव रहता है वो आता है -0.76 वोल्ट। चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण धन 2 से 0 में जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीकरण अंक कम, और इसको मैं बोलता हूँ अपचयन। तो यहाँ पे जो विभव ये मान आ रहा है वो है रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात अपचयन विभव है। अब यहीं पे मैं यदि जिंक का ऑक्सीकरण विभव लिखूँ अर्थात जिंक ऐसा लिख के जिंक +2 लिख दूँ, तो यही मान मेरे को ऐसा दिखने वाला है,
0.76 वोल्ट, और इसको मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, दोनों में देखिए ऊपर में माइनस का निशान है और नीचे में क्या है, प्लस का निशान, सिर्फ, और डाटा क्या है, एक ही है, माइनस है ऊपर, नीचे प्लस है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम अपचयन विभव लेंगे तो हर किसी केस में अपचयन वाले का मान माइनस ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। ये जिंक का एक उदाहरण मैं दिया और दूसरे में अलग अलग रहेगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि ये अपचयन विभव है जिंक का ऋण 0.76 वोल्ट, और ये है ऑक्सीकरण विभव धन 0.76 वोल्ट। दोनों के मान एक जैसे रहते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। और जो IUPAC क्या कहती है, हमेशा सेल विभव में हमको अपचयन विभव को लिखना है। अपचयन विभव अर्थात इस चीज़ को हमको प्राथमिकता देना है, ये वाला जो डाटा है इसको। आंसर दोनों से आ जाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन IUPAC बोलती है कि हम अपचयन विभव वाले को हमेशा लिखें जो भी डाटा है उसमें, क्योंकि इसी के आधार पे जो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद, उसमें पूरा अपचयन विभव के आधार पर ही पूरे डाटा को दिया गया है हाइड्रोजन से कंपेयर कर करके, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि अपचयन विभव को हमको प्राथमिकता देना है। अब इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, देखो ये निगेटिव में है तो अगला वाला क्या है, पॉजिटिव में। तो इस तरीके से मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अर्थात मेरे को किसी ऑक्सीकरण वाले को रिडक्शन में बदलना है तो उसके सामने ऋण का निशान लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण किस पे होता है, एनोड पे, और एनोड पर ऋण का निशान रहता है। अब उसको मैं रिडक्शन में बदल दूं तो मेरे को रिडक्शन वाले में ऋण का निशान लगाना पड़ेगा ना, ताकि वो रहे ऐसा ही। अर्थात ऋण RP लिखूँ या फिर OP लिखूँ, दोनों एक ही चीज़ है। चूँकि मैं ऑक्सीडेशन को नहीं ले रहा हूँ, हमको लेना है रिडक्शन वाले को, तो इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा धनात्मक में तो हम उसको ऑक्सीडेशन बदल सकते हैं ऋणात्मक वाला, ठीक है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात देखिए ये था ऑक्सीडेशन वाला एनोड और ये रिडक्शन हो रहा था कैथोड पे, और अपचयन विभव ये वाला था और ये था ऑक्सीकरण विभव। चूंकि IUPAC बोलती है हमेशा हमको अपचयन विभव के फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिडक्शन कर रहा हूँ, देखिए ऑक्सीडेशन की जगह, और किस पे करा रहा हूँ, एनोड पे, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता ही है, लेकिन इस पे रिडक्शन भी संभव है, और हम इसी मान को कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरीके से, रिडक्शन एनोड पर प्लस रिडक्शन किस पे, कैथोड पे। कैथोड पे तो होता ही है तो उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन देखिए ये क्या था, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किस ऑक्सीडेशन विभव है किसका, एनोड का। एनोड का ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है ना, विभव को हम E से दर्शाते हैं, ये याद रखें। सेल विभव को इस तरीके से E से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है ये वाला चीज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको OP मैं बोल सकता हूँ। तो इसका उल्टा क्या है, माइनस RP है। तो मैं इसके सामने क्या लगा दूँ, इसके सामने मैं माइनस का निशान लगा सकता हूँ ना, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा क्या करना है। और यही वास्तव में क्या है, ये है RP, रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, एनोड के लिए। है वही चीज़ सेम, लेकिन हम जो इक्वेशन है उसको चेंज कर रहे हैं। हम सामान्य रूप से जब किसी का विभव पता करेंगे, सेल विभव, तो हमको उसके टोटल ऑक्सीकरण और अपचयन वाले को जोड़ना रहता है। लेकिन IUPAC बोलती है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका भी आप अपचयन विभव लिखो और उसका भी अपचयन विभव लिखो। अर्थात दोनों के मान तो सेम रहते हैं, तो आपको दो बार नहीं लिखना है, वही चीज़, एक बार धन या एक बार ऋण में आप या तो पूरा धन लिख दो या फिर पूरा ऋण लिख दो। अर्थात एक ही जैसे लिखना है। यदि ऑक्सीकरण लिख रहे हो तो इसका ऑक्सीकरण, उसका भी ऑक्सीकरण वाला पार्ट लिखो। और ऑक्सीकरण और अपचयन में ये रिलेशन है, अर्थात किसी का ऑक्सीकरण को मुझे अपचयन बनाना है तो ये ऋण का निशान लगाना पड़ेगा, या फिर अपचयन को ऑक्सीकरण करना है तो मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए पहले, फिर मैं इसको और समझाता हूँ कि वास्तव में क्या है। जो आपके बुक में इक्वेशन दिखता है वैसे ही लाऊंगा, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। जल्दी से नोट करें। जैसे कि मैं बता रहा था, किसी सेल का जब विभव पता करते हैं तो हम उसका सामान्य ऑक्सीकरण वाले पोर्शन और अपचयन वाले पोर्शन दोनों को जोड़ देते हैं। और IUPAC संस्था ये बोलती है कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको भी हमको अपचयन के फॉर्म में लिखना है। अर्थात ऑक्सीकरण वाली चीज़ों को हमको सेल का विभव लिखते समय उपयोग करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, यदि हम ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों को लिखते हैं तो भी हमारा उत्तर वही आने वाला है जो सेल विभव का आएगा। चूँकि IUPAC का ये नियम है कि हमको अपचयन विभव ही लिखना है हर बार ऑक्सीकरण वाले के लिए, इस वजह से हम ये सारा चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि किसी सेल का विभव निकालते हैं तो ये हो गया ऑक्सीकरण वाला विभव, ई ऑक्सीकरण प्लस ई रिडक्शन, अर्थात अपचयन विभव। अब ऑक्सीकरण होता था एनोड पे और अपचयन होता था कैथोड पे। तो अपचयन विभव कैथोड, ऑक्सीकरण विभव एनोड। अब चूंकि IUPAC ने रूल बना दिया कि हमको जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है उसके लिए भी अपचयन विभव लिखना है, तो ये जो ऑक्सीकरण हो रहा था एनोड पे, इसको मैंने अपचयन के फॉर्म में लिख दिया, तो इसके सामने ऋण का निशान लगा दिया इस रिलेशनशिप के हिसाब से,
ठीक, तो ये याद रखना है। और इसमें तो अपचयन हो ही रहा था, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, ऐसा ही है, क्योंकि हमको सिर्फ ऑक्सीकरण वाले चीज़ को चेंज करना है, ना कि अपचयन वाले को। अब ये हमको कैसे दिखने लगेगा, ई सेल, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, ईएमएफ या सेल का विभव, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया ई, ये हो रहा था रिडक्शन। हमने क्या किया है, ऑक्सीकरण वाले को इस तरीके से बदल रखा है। इसको देखिए, ये ओपी था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये आरपी था वास्तव में, अर्थात हम ओपी प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते थे, आरपी लिख सकते थे इस तरीके से। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरीके से हम इसको ऐसा भी कर सकते थे शॉर्ट में अपने समझने के लिए। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अपचयन विभव, ये ऑक्सीकरण विभव। अब देखिए ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, अब इसी ऑक्सीकरण को हम अपचयन के फॉर्म में बदल रहे हैं, तो ये ऋण का निशान हमने लगा दिया है, और ये अपचयन तो रहेगा ही। तो ये रूल याद रखें आप हमेशा, IUPAC किसको प्रीफर करती है, रिडक्शन वाले को। इसीलिए मैं यहाँ पे जिंक का डाटा दिया। जिंक का यदि हम अपचयन विभव लिखें तो मान आता है ऋण 0.76 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल में, लेकिन ऑक्सीकरण विभव के रूप में उसको लिख दूँ मैं, तो ऋण का निशान हो जाएगा धन का, अर्थात ये वाला निशान ऐसा हो जाएगा। अर्थात मान क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन में सिर्फ निशान का फर्क रहता है। लेकिन एक बात याद रखें, हमेशा अपचयन में ऋण का निशान लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग अलग मेटल के हिसाब से डिपेंड करेगा, अर्थात धातु के हिसाब से, कि हाइड्रोजन के बाद आने वाला है या हाइड्रोजन के पहले आने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन से कंपेयर करके जो डाटा है निकाले जाते हैं। हाइड्रोजन अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE कहते हैं, उसको मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखें, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये देखिए माइनस प्लस ई रिडक्शन किस पे, कैथोड पे, कैथोड। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको पलट सकता हूँ ना अपनी सुविधा के हिसाब से। कैसे, इसको इधर ले आओ, ई रिडक्शन कैथोड प्लस की जगह अब क्या हो गया, ये वाला चूंकि इधर मैं पलट रहा हूँ जगह को, ये वाले को यहाँ ले आ रहा हूँ, इसको इधर कर रहा हूँ ताकि हमको अच्छा दिखने लगे, रिडक्शन एनोड। तो इसी का हमको ज़रूरत पड़ने वाला है ई सेल के सूत्र में, इसी से हम विभव पता करेंगे हर बार। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये याद रखें आप। यही चीज़ आपको पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ई कैथोड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, माइनस ई एनोड लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पे कहीं लिखा नहीं गया है कि ऑक्सीकरण वाला है कि अपचयन वाला। ये सारे डाटा अपचयन वाले हैं, ये याद रखें, ठीक है। ऑक्सीकरण में यदि मैं लिखूँ इसी चीज़ को, ई सेल को, ये सारे डाटा कौन से वाले हैं, ये हैं अपचयन वाले। अब यहाँ पे देखिए कैथोड किस साइड पे होता था, ये हम कंटेनर बनाते थे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता था, इस साइड पे कैथोड होता था कापर वाला, और ये वाला क्या था, जिंक, ये एनोड वाला पार्ट था, एनोड, और ये कैथोड। और यदि मैं यहाँ पे बोर्ड के सामने ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो ये मेरा कौन सा है, ये राइट हैंड साइड है ना, RHS, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक। तो इसी की जगह और क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड वाला कौन से है, राइट हैंड साइड पे RHS माइनस ई LHS, मतलब 2 से 3 फार्मूले बन सकते हैं। लेकिन ये जो डाटा आता है ये है अपचयन विभव के लिए, और इसी के आधार पे हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, अर्थात ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा है, ठीक। अब मान लो ये तो हम अपचयन विभव दिया रहेगा तब फार्मूला उपयोग करेंगे। अब सोचो ऑक्सीकरण विभव दे दे, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या था, ऑक्सीकरण वाला था, और ये था अपचयन वाला। अब सोचो ऑक्सीकरण विभव दे दे, तो ये RP है, इसको मैं क्या करूँगा, प्लस का निशान है, इसको माइनस कर दूंगा, ठीक। तो एक फार्मूला मेरे को और मिल जाएगा इससे। देखिए मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन अर्थात एनोड, अरे देखिए प्लस का निशान है और ये धन का निशान है, RP लिखा है। और देखिए RP और OP में क्या संबंध है, इस तरीके से। अब RP ये धन में लिखा है, इस तरीके से RP का मान पॉजिटिव है तो मैं OB का मान निगेटिव करूँगा ना, ठीक है, तभी तो ये निशान हमको मिलेगा। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे चूंकि धन का निशान है, अब मेरे को मान लो इसी को ऑक्सीकरण कराना है, अर्थात ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है इसी अपचयन वाले को। जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीकरण वाले को अपचयन के फॉर्म में लिखा तो ऐसा हो गया। अब मान लो ये अपचयन वाला है, इसको ऑक्सीकरण के फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि पेपर में कुछ भी डाटा दे सकता है, तो इसको कैसे लिखूँगा, तो इस तरीके से ये प्लस और ये साथ में माइनस करूँगा, ई ऑक्सीडेशन, ठीक। अब ऑक्सीडेशन किस में, ये देखिए ये एनोड में ऑक्सीडेशन और ये कैथोड में। ये एनोड वाला अपना पार्ट है और ये है अपना कैथोड वाला पार्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन माइनस ई ऑक्सीडेशन किसका, ये है कैथोड का।
तो ये वाला हो जाएगा कैथोड का पार्ट और ये वाला अपना हो जाएगा एनोड का पार्ट। तो इस तरीके से हमको जब ऑक्सीकरण वाला क्वेश्चन करें तो इस फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, अर्थात पूरे डाटा यदि ऑक्सीडेशन में रहे तब ये उपयोग करना है। तो ये इसका उपयोग बहुत कम होने वाला है, सबसे ज़्यादा उपयोग ये होगा क्योंकि ये पुस्तक में दिया हुआ है इस वजह से। ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जो सेल का विभव है या जिसको EMF कहते हैं वो दो चीज़ों का योग हो जाता है, ऑक्सीकरण विभव जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस अपचयन विभव। अब चूंकि IUPAC जो संस्था थी इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब चूंकि IUPAC संस्था है वो ये बोलती है कि हमको IUPAC के अनुसार कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात अपचयन विभव ही लिखना है ऑक्सीकरण विभव के जगह पे। और हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीकरण विभव को मैं जब अपचयन लिखूंगा तो माइनस का निशान लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण में हमेशा ऋणात्मक स्थिति बनता है, ठीक है, इस वजह से। क्योंकि हमने क्या देखा है कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का ये संबंध होता है। ऐसा क्यों संबंध है? क्योंकि ऑक्सीकरण के ठीक उल्टा होता है अपचयन। अब उल्टा रहेगा तो क्या करूँगा, मैं निशान को उल्टा लगाऊंगा ना, अर्थात ऋण का निशान, इधर धन है तो उधर ऋण। और यदि मान लो मुझे यहीं पे अपचयन विभव को ऑक्सीकरण में बदलना है तो क्या करूँगा, अपचयन को उल्टा ऑक्सीकरण होता है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, OP बना दूंगा, अर्थात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, चूंकि ऑक्सीकरण विभव था इसको हम इस तरीके से दिखा रहे थे E, और यहाँ पे हम क्या लिखा रहे थे, ऑक्सीडेशन। और चूंकि ये किस में होता था, एनोड पे, इसलिए एनोड लिखते थे, एनोड प्लस ये किस में होता था, ये अपचयन वाले में होता था रिडक्शन। और कहाँ, कैथोड पे, कैथोड पे अपचयन होता था, इसलिए वो कैथोड कहाँ रहता था, हमेशा कैथोड हमारे रहता था राइट हैंड साइड पे, क्योंकि हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा है दाएं साइड पे। इधर ये जो हम दो डिब्बा बनाते थे, ये वाला कैथोड वाला पोर्शन रहता था और ये वाला एनोड जिसमें जिंक यहाँ रहता था, और यहाँ पे हम लोग कॉपर लगाते थे। इस तरीके से इनको लवण सेतु से आपस में जोड़ देते थे। कुल मिला के चूंकि ये ऑक्सीडेशन है इसलिए इसको रिडक्शन के रूप में मैं जब लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, E रिडक्शन। और चूंकि ऑक्सीकरण और अपचयन के बीच में उल्टा संबंध होता है, देखिए ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन, ऑक्सीकरण को उल्टा अपचयन, इसे ऋण का निशान, और अपचयन को उल्टा ऑक्सीकरण, इसलिए अब इस पे ऋण का निशान। ठीक है, बदलेंगे हम निशान को हमेशा, मतलब हमेशा यही नहीं है, ये दोनों को आप याद रखें, इसके आधार पर मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक, अब रिडक्शन, हम एनोड का रिडक्शन ले रहे हैं, भले ही एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन हम उसका उल्टा कर रहे हैं। चूंकि उल्टा कर रहे हैं ऑक्सीकरण का तो उस हिसाब से देखिए ऑक्सीकरण को उल्टा अपचयन होता है, और इसमें क्या कर दूंगा मैं, ऋण का निशान लगाऊंगा, और इस तरीके से E रिडक्शन, और ये हो जाएगा कैथोड। अब ये इसको मैं बताया कि आपके पुस्तक में इसके जगह ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, E एनोड ऐसा लिखा हुआ मिलता है और प्लस E कैथोड। तो ये वास्तव में यही अपचयन वाले रहते हैं जिसको ऐसे लिखे जाते हैं। अब इसी निशान को मैं बदल दूंगा तो ये हो जाएगा E कैथोड माइनस E एनोड। ये जितने सूत्र हैं ये सब अपचयन के आधार पे है, ये अपचयन वाला है ना, अर्थात मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, रिडक्शन डाटा और ये ऑक्सीडेशन। और ये हमको कैसे समझ में आएगा वो मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। और E सेल, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। और ये तो पहला हो गया, ये अपचयन के केस में। अब मान लो सारे डाटा मेरे को किसमें, ये आपको याद रखना है। अभी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, E RHS भी लिख सकते हैं क्योंकि राइट साइड पे रहता था, माइनस E LHS। अब राइट साइड पे क्या होता था अपचयन, तो मैं लिख सकता हूँ E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। ठीक, ये अपचयन रिडक्शन मतलब, और ये ऑक्सीकरण मतलब, इसी सूत्र को हम इस तरीके से 3 तरीके से बना सकते हैं। इसी का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है, कैथोड माइनस एनोड। ठीक, अब ये तो अपचयन के फॉर्म में था। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता था, कैथोड पे अपचयन, लेकिन सारे डाटा किस में है, सारे डाटा अपने हैं अपचयन वाले, मतलब इसके हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से। इसी को हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया है। आपको ये डेरिवेशन कुछ नहीं करना है, आपको ये सूत्र याद रखना है। अपचयन वाला डाटा रहेगा सब कुछ तो इस सूत्र का उपयोग करना है, ऑक्सीकरण वाला रहेगा तो इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से बदल सकते हैं, E सेल बराबर। अब देखिए ऑक्सीकरण इसका मैं यदि लिखूं कैथोड वाले का तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैथोड अब यदि ऑक्सीकरण लिखूं इन्हीं का सेम तो देखिए यहाँ से E ऑक्सीडेशन एनोड पर प्लस E रिडक्शन था ये कैथोड पर। अब इस डाटा को मेरे को सुधारना है, क्या बनाना है, ऑक्सीकरण वाला, तो मैं लिख दूंगा E ऑक्सीडेशन और प्लस है तो उसका निशान क्या कर दूंगा, देखिए ये रिडक्शन था तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ माइनस में चेंज कर रहा हूँ, माइनस E ऑक्सीडेशन किसका, कैथोड वाले का। हम कैथोड वाले को ही बदल रहे हैं ऑक्सीकरण के रूप में, और ये एनोड वाला तो है ही ऑक्सीकरण के रूप में, तो ये हमको एक मिलेगा। अब इसका उपयोग हमको कब करना है, जब सारे डाटा हमको ऑक्सीकरण के रूप में दिए रहेंगे तब, अर्थात इस तरीके से समझिए, जैसे जिंक को मैं जिंक +2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इससे देख के समझ में आएगा। जब ऑक्सीकरण वाला डाटा मिलेगा ये सूत्र उपयोग होंगे, अपचयन वाला डाटा रहेगा ये सूत्र उपयोग। अपचयन मतलब ऐसा समझिए Cu +2 से Cu ऐसे,
ठीक, तो उम्मीद है सूत्र आपने समझ लिया होगा। इसको अब और सरलीकरण करके हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन वाले को, ई ऑक्सीडेशन किस में हो रहा था, एनोड माइनस ई कैथोड, इस तरीके से। तो ये ऑक्सीकरण वाला है, ऑक्सीकरण, और ये वाला अपचयन। आपको ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसी का पढ़ने वाला है और एक इसका पढ़ने वाला है, ये OP प्लस RP वाले का, क्योंकि इसी पे हमने सारा फार्मूला को बनाया है। अर्थात जो ई सेल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इसके बाद यदि हमको यहाँ भी रिडक्शन लेना है अपचयन, तो हम OP की जगह देखिए माइनस RP कर दूंगा। तो इस तरीके से आप याद रखें। अब सोचिए, ये तो एक सामान्य स्थिति में था। अब यही सारा चीज़ यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, स्टैंडर्ड अर्थात यदि हम सांद्रता कंसंट्रेशन 1 मोल ले लें, वातावरण का दाब 1 रहे, 1 वायुमंडलीय दाब, और जो टेम्परेचर है वो रहे 25 डिग्री, अर्थात रूम का टेम्परेचर, जिसको और क्या बोल सकता हूँ 298 केल्विन। 273 में जोड़ दूंगा 25 तो इतना आएगा, क्योंकि केल्विन होता है ना इसका यूनिट। इस कंडीशन में इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, मानक या स्टैंडर्ड। इस अवस्था में यदि कोई चीज़ हो तो सबके साथ हमको 0 लगा देना है। कैसे 0, ये देखिए, अर्थात मानक अवस्था में जब हो इस कंडीशन में सारी चीज़ें, इसको आप नोट कर लेंगे। मानक अवस्था, इसको मैं और आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाते समय और डिटेल में बताऊंगा। ठीक, मानक अवस्था अर्थात सांद्रता रहे विलयन का 1 मोल, टेम्परेचर रहे 25 डिग्री और दाब रहे 1 वायुमंडलीय दाब। तब इस सूत्र में हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, E0 सेल। अब इसको मैं बोलूँगा सेल, अब इसको मैं बोलूँगा सेल का मानक विभव। ठीक है, अर्थात मानक सेल का विभव इस तरीके से बोल सकते हैं। और E0 कैथोड, अर्थात ये मानक अपचयन विभव हो जाएगा कैथोड वाला, और E0 एनोड, अर्थात नॉट का निशान लगाएंगे। E0 का अर्थ ये है, मतलब सूत्र वही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आप। ठीक, इस सूत्र को आप याद रखें या इस सूत्र को, ये भी वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका तो बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं पड़ने वाला है, तो इसको आप उतना याद ना रखें। ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है उपयोग, क्योंकि ये आपको हमेशा उपयोग होगा बार बार, और इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं कैसे पूछा जाएगा। अभी तक का जो हमने पोर्शन पढ़ा हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको हम करते हैं। कोई पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन विद्युत रासायनिक सेल, इसकी जगह आपको गैल्वेनिक सेल भी या डेनियल सेल दे सकता है। के लिए सेल अभिक्रिया लिख रही है और सेल का EMF या E0 सेल ज्ञात करें। अब यहाँ पे E0 सेल या EMF की जगह आपको सेल का अपचयन विभव ज्ञात करिए, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, अपचयन विभव सेल में अब सेल का अपचयन विभव ये ज्ञात करिए पूछ सकता है, साथ में EMF या E0 सेल ज्ञात करिए पूछ सकता है। अब ये दिया हुआ है अपना सेल समीकरण, अर्थात सेल अभी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे क्या रहेगा। जैसे मैं पहले बताया था कि सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। इस साइड पे हमेशा हम क्या लिखते हैं, एनोड को लिखते हैं अर्थात ऑक्सीकरण वाले को। उस साइड पे हमेशा लिखते हैं कैथोड अर्थात अपचयन, और बीच में ये 2 डंडा है पाइप जैसे, इसको हम बोलते हैं लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। ठीक है, और ये दिखाता है इनके स्टेट को, अर्थात ये वाला कौन सा है ठोस में या द्रव में, ये वाला कौन सा है ठोस या द्रव में। जैसे एस मतलब सॉलिड, AQ मतलब एक्वस। उसी तरीके से इसमें भी, यहाँ भी आप AQ लिख सकते हैं एक्वस फॉर्म में, और ये वाला सॉलिड में। उसी तरीके से AQ है और ये है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, नीचे दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम इसके बाद समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है कि सेल का EMF ज्ञात करिए या फिर अपचयन विभव ज्ञात करिए, ऐसा भी नाम से बदल के दे सकता है। सेल अभिक्रिया लिखिए पहले। तो मैं बताया था कि सेल अभिक्रिया लिखते समय क्या करना है, यहाँ पे खड़ा हो जाइए और ये वाला देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो इसको मैं R लिख सकता हूँ। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो L, और इसको मैं, ये मेरा फिर यहाँ पे यदि खड़ा हो जाऊँगा इस जगह पे, अर्थात इस बीच में, तो ये फिर लेफ्ट बन जाएगा और ये वाला राइट। अब लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़िए, अर्थात क्या करूँगा मैं, पहला क्वेश्चन है जिंक को किससे जोड़ रहा हूँ मैं, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़िए सेल अभिक्रिया के लिए, तो क्या हो जाएगा Cu+2, और उसके बाद उस साइड पे राइट को राइट से जोड़िए तो Zn+2 प्लस Cu। तो इस तरीके से आप सेल अभिक्रिया लिखेंगे। इनका स्टेट जरूर बताएंगे, जैसे ये है सॉलिड में, ये है एक्वस में, ये है एक्वस फॉर्म में अर्थात द्रव्य अवस्था में, यह है सॉलिड फॉर्म में। ये हो गया अपना पहला आंसर सेल अभिक्रिया। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इस तरीके से यदि आप नहीं समझते हैं, दूसरा तरीका अपना सकते हैं। देखिए, जिंक से Zn+2 बना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिंक से Zn+2 बना है और इलेक्ट्रॉन निकला हुआ कितना, 2। दूसरा हम कर सकते हैं कॉपर+2 से, कॉपर+2 से अब ये ग्रहण किया होगा ना, तभी तो कॉपर बना है, इस तरीके से। ठीक, इनको जोड़ देंगे तो भी यही चीज़ मिल जाएगा हमको। ऐसा भी आप इनको देख के कर सकते हैं, अर्थात इनको एक तरफ ऐसा लिख लीजिए, दूसरा इक्वेशन इसको बना लीजिए, फिर टोटल कर दीजिए। अर्थात देखिए +2 लिखा है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, +2 के बाद ये हो रहा है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, अर्थात उस पर अपचयन। मतलब इससे देख के तो समझ में आया, इधर ऑक्सीकरण हुआ इधर अपचयन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे हमको क्या दिया है, Zn+2 से Zn बन रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। और ऑक्सीकरण यहाँ देखिए Zn+2 से Zn, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक कम हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है ना, 0 अर्थात इसका ऑक्सीकरण अंक +2 है, इसके बाद ये 0 हो गया।
और 0 हो गया का अर्थात यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा है, IUPAC बोलता है कि हमको हमेशा अपचयन विभाव का ही उपयोग करना है जब तक हमको कंडीशन ना दे कि क्या चीज़ निकालना है। मतलब हर बार हम अपचयन विभाव का ही उपयोग करके कोई भी जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो अपचयन विभाव दे दिया, अर्थात ये डाटा हमारा क्या है, सही दिया है जिंक के लिए। दूसरा देखिए, कापर से कापर +2 बन रहा है, अर्थात 0 ऑक्सीकरण अंक से क्या बन रहा है, +2 बन रहा है। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अर्थात ये जो हमारा डाटा है, ये डाटा है हमारा गलत। क्यों? क्योंकि हमको तो अपचयन विभाव उपयोग करना है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑक्सीकरण विभाव होता है और अपचयन विभाव, उसके बीच ये संबंध रहता है। अर्थात ऑक्सीकरण विभाव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये होता है ठीक किसके उल्टा, रिडक्शन पोटेंशियल के। अर्थात ये बोल सकता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल इसका उल्टा होता है, इसलिए इसमें ऋण का निशान। और इसी तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल को भी मैं लिख सकता हूँ -OP। क्यों? क्योंकि अपचयन विभाव भी तो उल्टा होगा ना ऑक्सीकरण विभाव का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये +2 से 0 हो गया, अर्थात ये ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो मान है ऑक्सीकरण विभाव, लेकिन हमको क्या लेना है, हमेशा अपचयन लेना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अपचयन के फॉर्म में बदलूंगा। ये निशान किसका है, माइनस का निशान है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस का। देखिए हम वैसे कर रहे हैं, ये मान दिया है ऑक्सीकरण वाले का, और ऑक्सीकरण वाले में माइनस का निशान है, तो जब अपचयन कर दूंगा, अर्थात ये ऐसा है -OP दिया है, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ ना इसी चीज़ को। ये OP मतलब ऑक्सीकरण विभाव, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरीके से इसको मैं कर दूंगा +0.34। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा हम क्या कर रहे हैं। अब हम अपना सूत्र लगाते हैं। सूत्र बहुत सरल है, E सेल = E कैथोड लिखूंगा मैं, और मैं पहले ही बताया ये अपचयन विभाव के लिए लिखा गया है सारा सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं, E एनोड। अब यहीं पे कहीं शब्द मानक दिया रहता तो मैं इसके ऊपर में 0 लगा देता। मानक मतलब 1 मोल सांद्रता, 1 वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखें, आपको हमेशा काम आएगा। नहीं दिया है तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। इसके जगह हम EMF भी लिख सकते हैं, या सिर्फ E0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें E0 लिखा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कैथोड, कैथोड कौन सा था, देखिए कैथोड में क्या होता है, हमेशा कैथोड में होता है अपचयन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, +2 से ये क्या बन रहा था, 0, अर्थात इसका क्या हो रहा था, अपचयन। तो मैं लिखूंगा कैथोड वाली जगह पे -0.76, ठीक। अर्थात इनको नहीं देखना है आपको, यहाँ पे हमको इस डाटा को देखना है मुख्य रूप से। ठीक, अब देखिए ई कैथोड, कैथोड में क्या होता है, अपचयन। और यहाँ पे कैथोड का काम कौन कर रहा है, कापर वाला। अब कापर का डाटा क्या दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ था, लेकिन हमको हमेशा अपचयन विभाव लिखना है। और अपचयन विभाव का मान क्या है, ये तो 0.34 लिखूंगा यहाँ पे, 0.34। ये सामने लिखूंगा मैं प्लस का निशान, क्योंकि प्लस में है। माइनस एनोड, एनोड में क्या होता था, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक से जिंक +2 बन रहा है ना, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण वाले के लिए डाटा क्या दिया है, ये। लेकिन ये क्या है, अपचयन डाटा है। मैं पहले ही बताया कि अपचयन वाला ही मान हमको लेना है हर बार IUPAC के नियम के अनुसार, इसलिए हमने इस मान को बदला हुआ है। क्यों बदला है समझ लिया होगा आपने रिलेशन के हिसाब से, ठीक। तो इसको मैं लिखूंगा -0.76। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस तरीके से 1.1 वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट। उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ये इसका आंसर, ये अपना डेनियल सेल का उदाहरण है। डेनियल सेल में इतना ही करंट मुक्त होता है, निकलता है, या फिर बोल सकते हैं बनता है इतना विभव या इतना पोटेंशियल का करंट। और ये जो डाटा है ये ऑथेंटिक डाटा है, अर्थात ये मानक स्थिति पे लिए गए हैं। 1 ATM वायुमंडलीय दाब, 1 मोल सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इसको नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अब हम दूसरे टाइप का अपना क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, अर्ध सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव अर्थात स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीकरण विभव दे रखा है और इनके मान ये है। स्टैंडर्ड वाले इसका एक कंडीशन है कि सांद्रता 1 मोल रहेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और दाब 1 वायुमंडलीय दाब अर्थात 1 ATM रहेगा। तो ये ऑक्सीकरण विभव के मान दिए गए हैं। अब कंडीशन ये दे रखा है कि सेल के ऑक्सीकरण का EMF ज्ञात करना है। अभी तक हम सिर्फ इसमें अपचयन वाले पता करते थे, इसलिए हमने इसमें क्या किया था, ये मान को कन्वर्ट कर दिया था। चूँकि ये जो मान दिया हुआ था ये किस में दिया हुआ था, ये ऑक्सीकरण वाला मान दिया हुआ था ये, इसलिए हम इस डाटा को बदल के इस तरीके से कर रहे थे। अब यहाँ पे हमको ऑक्सीकरण विभव ही पता करना है सेल का, तो हमको इससे पता चलेगा कि ये जो दोनों डाटा दिए गए हैं वो सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे आयरन +2 से 0 में जा रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। लेकिन हमको तो यहाँ पे ऑक्सीकरण वाला काम करना है, तो यहाँ पे जो आयरन का डाटा है ये गलत डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको सुधार के क्या लिखना है, -0.41 लिखना है, तभी तो ऑक्सीकरण होगा ना। ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन, अपचयन का उल्टा होता है ऑक्सीकरण। चूँकि ये आयरन का अपचयन हो रहा है इस सूत्र के हिसाब से, इसलिए इसका जो डाटा दिया गया था इसको हमने ऑक्सीकरण के रूप में बदला है। क्यों? क्योंकि हमको ऑक्सीकरण का विभव ज्ञात करना है, इस वजह से। अब देखिए जिंक 2 में ऑक्सीकरण, अर्थात ये जो डाटा दिया गया है ये सही है, तो जिंक का हमको कुछ नहीं करना है। और हम जानते हैं कि हम अपना जो सूत्र है ई सेल बराबर ऑक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव रिडक्शन, ये किसमें, एनोड पे होता था और ये होता था किसमें, कैथोड पे, रिडक्शन अर्थात अपचयन। तो ऑक्सीकरण विभव कितना दिया है मान, 0.76 प्लस में प्लस का निशान प्लस। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया हुआ था, लेकिन हम इसको ऑक्सीडेशन में बदल रहे हैं, इसलिए क्या करूंगा मैं, माइनस लगाऊंगा, -0.41।
अब हमने इसको इसी साइड पे क्यों रखा, इसी साइड पे इसलिए रखा क्योंकि कैथोड पे अपचयन होता है, और अपचयन देखिए किसका हो रहा था, आयरन का अपचयन हो रहा था, इसलिए इस डाटा को हमने कैथोड साइड पे रखा है। चूंकि जो मान थे हमारे ये अपचयन वाले थे, लेकिन हमको यहाँ ऑक्सीकरण विभव निकालना है, इसलिए मान को हमने ऑक्सीकरण में बदल रखा है, इसलिए हमने ये निशान लगाया हुआ है। इस तरीके से इसको घटाते हैं तो देखिए 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 4 गया कितना 3, अर्थात ये प्लस 0.35 वोल्ट आने वाला है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे ऑक्सीकरण को अपचयन में, अपचयन को ऑक्सीकरण बदलना है। अर्थात ऑक्सीकरण भी बहुत दिया रहेगा, अपचयन करेंगे तो माइनस का इस तरीके से करना है, क्योंकि उल्टा होता है ऑक्सीकरण को उल्टा अपचयन। अपचयन दिया है उसको ऑक्सीकरण बदलना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमको उसको करना है माइनस OP, ठीक। और स्टैंडर्ड कंडीशन में एस जोड़ देना है और E0 इस तरीके से लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा हम कैसे दूसरे ये जो मेटल इलेक्ट्रोड हैं अर्थात धातु के इलेक्ट्रोड, इनका हम ऑक्सीकरण या अपचयन विभाव निकालते हैं, वो हम पता करेंगे। ठीक है, थैंक यू।